वैसे तो देखिए, झारखंड को प्रकृति ने बेहद खूबसूरती के साथ नवाजा है। यहाँ देखने घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस हिसाब से प्रकृति ने झारखंड को दिया है, उसका फायदा यहाँ की सरकार क्यों नहीं उठा पाती है। लेकिन अब इस प्रदेश को सजाने संवारने के लिए पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले दिनों पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू अपने तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की। सीएम की अध्यक्षता में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी के शासी निकाय की बैठक की गई, जिसमें प्रदेश के इको टूरिज्म के विकास की बेहतर संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन जगहों को चिन्हित करने को कहा गया जहां विकास किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि झारखंड की सरकार देर से ही सही, लेकिन तैयारियां तो कर ली है। तो आज इसी पर विश्लेषण करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इको टूरिज्म से इस प्रदेश को कितना फायदा हो सकता है, पहले कितना फायदा हुआ है, झारखंड में इसकी कितनी संभावना है। तो चलिए अब आप आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं। अगर झारखंड में पर्यटन की दिशा की बात करें तो झारखंड में पर्यटन को उद्योग श्रेणी में रखा गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण आपको जानकारी बता देते हैं, आमतौर पर किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है। 2001 से 2025 तक प्रदेश में पर्यटन में 100 गुना की बढ़ोतरी की गई है। यानी जब प्रदेश बनाया गया उससे अब तक 100 गुना बढ़ोतरी हुई है पर्यटकों में। 20 सालों में कमाई देखें तो 5 करोड़ से 90 करोड़ रुपए तक राजस्व पहुंच गई है। पर्यटन से झारखंड के लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है, यानी कमाई तो बढ़ी है। कमाई करीब 20 गुना बढ़ा है, 100 गुना पर्यटक बढ़े हैं झारखंड में। इतना देखने, समझने, सुनने के लिए इस झारखंड को प्रकृति ने दिया है। यहाँ पे शोध करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, चाहे आदिवासियों के कल्चर को लेकर बात करें, झारखंड के पर्यटन की दिशा में बात करें, झारखंड में कोल माइंस को लेकर बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर। अगर झारखंड में पर्यटकों की बात करें कि साल दर साल देशी और विदेशी कितने आते हैं, उस पर भी आंकड़ा पे नजर डाल लेते हैं। साल 2001 में अगर देशी की बात करें तो 4.5 लाख पर्यटक आए, विदेशी 3,01,11। वहीं 2002 में 3,01,000 आते हैं। वहीं अगर बात करें विदेशी तो 3500। 2003 में 4.5 लाख पर्यटक देशी होते हैं, यानी भारतीय होते हैं, और 5,000 विदेशी नागरिक होते हैं। ये आंकड़ा बढ़ता है। 2004 में ये 5 लाख होता है और 8,000 विदेशी पर्यटक होते हैं। 2005 में ये आंकड़ा 4 गुना बढ़ता है और यहाँ पे 21,60,000 हो जाता है देशी, और पर्यटक अगर विदेशी की बात करें तो 12,000 का आंकड़ा होता है। 2006 में बात करें तो 9 लाख और बढ़ता है और 30 लाख हो जाते हैं पर्यटक भारतीय, और 20,000 विदेशी पर्यटक होते हैं। यानी झारखंड में बहुत कुछ देखने समझने के लिए लोग आ रहे थे। फिर 19 लाख बढ़ोतरी होती है। 2007 में 49 लाख लोग आते हैं भारतीय और 25,000 होता है विदेशी पर्यटक। इसके अलावा 2008 में अगर बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 21 लाख पर्यटक भारतीय जो होते हैं वो उसमें बढ़ोतरी होती है, और ये आंकड़ा 70 लाख होता है। 30,000 विदेशी पर्यटक होते हैं। साल 2009 में 1,20,00,000 जो है पर्यटक भारतीय होते हैं और 40,000 विदेशी होते हैं। 2010 में बात करें तो 1.5 करोड़ आंकड़ा होता है, विदेशी 50,000। 2021 में बात करें तो 2 करोड़ भारतीय होते हैं और 60,000 विदेशी होते हैं। 2022 में अगर बात करें तो 2,20,00,000 होते हैं और 70,000 का आंकड़ा ये होता है विदेशी। इसके अलावा 2013 की बात करें तो यहाँ पे 2.5 करोड़ होता है भारतीय और 45,000 विदेशी आंकड़ा होता है। 2014 की बात करें तो 3,30,00,000 और इसके अलावा 1,54,000 जो है विदेशी, यानी यहाँ पे डबल बढ़ोतरी होती है। यानी झारखंड में बहुत कुछ है। 2015 की बात करें तो 3,30,00,000, 1,67,000 विदेशी हैं। 2016 में 3,33,00,000 पर्यटक आते हैं, जबकि 1,69,000 जो है विदेशी होते हैं। 2017 में 3,37,00,000 होते हैं भारतीय और 1,70,000 विदेशी होते हैं। 2018 में फिर आंकड़ा बढ़ता है, यानी 3,54,00,000 और 1,75,000 होते हैं विदेशी। 2019 में देखें आंकड़ा ये और बढ़ता है, यहाँ पे करीब करीब 3,55,00,000 हो जाते हैं भारतीय और 1,76,000 विदेशी होते हैं। 2020 में गिरावट होती है और 25 लाख का आंकड़ा होता है, जबकि 490 विदेशी होते हैं। इसी तरीके से अगर आंकड़ा बात करें तो 2025 में जो आखिरी साल हुआ वहाँ पे 5,30,00,000 भारतीय आए और 2 लाख विदेशी पर्यटक। यानी यहाँ पे आंकड़ा बढ़ रहा है। उसी दिशा में अब सरकार भी इन तमाम चीज़ों को, संभावनाओं के तलाश में जुट गई है।
अब एक और महत्वपूर्ण चीज अगर जान लेते हैं कि झारखंड में जो पर्यटक आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, वो जाते कहाँ हैं। तो सबसे पहले स्थान पे अगर बात करें तो दुमका है, जहाँ पे 33% है। देवघर में बात करें तो 29% है। रांची की बात करें राजधानी की तो वहाँ पे 15% है। गढ़वा की बात करें तो यहाँ 4 से 10% के बीच है, और सिमडेगा की बात करें तो 4 से 10% है, और बाकी अन्य जिले जहाँ पे हैं वहाँ पे 5% है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, देवघर की बात करें वो धार्मिक स्थान है, बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, तो वहाँ पे भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वहाँ पे सावन के महीने में, श्रावणी मेले में वहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और इससे सरकार को अच्छी खासी आमदनी भी होती है। अब अगर बात कर लेते हैं पर्यटन से सरकार की कमाई साल दर साल कितनी है, तो 2002 में 7 करोड़ रुपए होता है, 2005 में 15 करोड़, 2010 में 4 करोड़ का ये आंकड़ा होता है, 2012 में बात करें तो 12 करोड़ रुपए कमाई होती है, 2015 में 25 करोड़ होता है, यानी सीधे डबल। 2017 में अगर बात करें तो 35 करोड़, 2019 की बात करें तो 45 करोड़, और 2020 की बात करें 18 करोड़ रुपए। इसी तरह 2021 में 30 करोड़ यानी 12 करोड़ रुपए का आंकड़ा बढ़ता है, 2022 में 40 करोड़, 2023 में 50 करोड़, 2024 में 60 करोड़, 2025 में 58 करोड़, और 2026 यानी अभी 3 महीने में 90 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये सरकार के राजस्व का है, जो टैक्स और अलग अलग चीज़ों से आता है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से कमाई देखें तो हजारों करोड़ का होता है इस प्रदेश को। अब इसके अलावा अगर देखें कि पर्यटन से कमाई कैसे होती है सरकार को, तो ये भी आपको बता देते हैं। एंट्री टिकट एक महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे एंट्री होती है, कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे एंट्री टिकट लगती है। होटल और लॉज पर टैक्स होता है, जिसे मान लीजिए कि कोई भारतीय नागरिक तमिलनाडु का आया घूमने के लिए, तो किसी होटल में ठहरा, होटल का खर्च दिया, उस पर जो जीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, उस पर सरकार की कमाई होती है। इसके अलावा खाना, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग फीस, इन तमाम चीज़ों में जो लोग रहते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, उसमें जो जीएसटी लगता है वो सरकार के खजाने में जाता है। यानी पर्यटन एक तरीके से सरकार के खजाने को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। अगर बात करें कि पर्यटन से सरकार को कैसे फायदे होते हैं, इससे किस तरीके से फायदा होता है, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। इससे देखिए, सबसे पहले सीधी कमाई है। दूसरा, इससे रोजगार मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। मान लीजिए देवघर में करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे सैकड़ों हजारों दुकानें लगी है, धार्मिक चीज़ों को, फल फूल बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, सुरक्षा को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर, होटल को लेकर, लॉज को लेकर, तो उन लोगों को रोजगार मिलता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकास होता है। ये इस तरीके से समझिए कि जहाँ पे आपने किसी चीज़ को डेवलप किया है, मान लीजिए कोई मंदिर है, तो वहाँ पे आपको रहने के लिए, ठहरने के लिए पानी, सड़क सुविधा, बिजली, इन तमाम चीज़ों को देना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता है प्रदेश का। स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मान लीजिए कहीं पर मंदिर है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के आसपास जितने भी घर होते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनको एक अर्थव्यवस्था के लिए एक रोजगार का साधन मिलता है, और स्थानीय रोजगार भी मजबूत होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वहाँ की। अगर इससे बात करें तो राज्य की पहचान भी होती है। मान लीजिए झारखंड में तमाम जगहों पर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, रांची में रजरप्पा मंदिर है, तो ऐसी जगहों पर लोग घूमने आते हैं, तो एक राज्य की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होती है। सांस्कृतिक संरक्षण भी इससे होता है सरकार का, कि सरकार अपनी दिशा में, मान लीजिए कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हजारों सालों से बना हुआ है, तो उसको भी संरक्षण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पर्यटन माना जाता है। अब इसको इस तरीके से भी समझिए कि सरकार इसमें कैसे पैसे कमाती है। तो मान लीजिए कि कोई पर्यटक 2 से 5 हज़ार रुपये अपने घूमने के दौरान खर्च करता है, जिसमें होटल पे 1,000 से 3,000 रुपये मान लीजिए, खाना पर 500 से 1,000 रुपये मान लीजिए, ट्रांसपोर्ट पे 500 से 1,000 रुपये मान लीजिए, तो सरकार को इसमें जीएसटी से 5% से 18% टैक्स लगता है, जो जीएसटी के रूप में सरकार को मिलता है। एंट्री फीस और कई टैक्स अलग से होते हैं। अब अगर एक पर्यटक से सरकार तमाम तरह के टैक्स मिलाकर अगर 200 रुपये भी प्रति व्यक्ति कमाई करती है, अगर मान लीजिए 5,000 रुपये कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है और उसमें 200 रुपये भी प्रति व्यक्ति सरकार टैक्स के जरिए कमाई करती है, तो इस हिसाब से 2025 में बात करें 5 करोड़ 40 लाख लोग झारखंड आते हैं, और इस हिसाब से सरकार की जो कमाई है वो 1,000 करोड़ से ज़्यादा प्लस अप्रत्यक्ष
टैक्स भी होता है। हालांकि ये सरकार के सीधे खाते में नहीं जाता, लेकिन उस प्रदेश का फायदा होता है, उस प्रदेश के लोगों को फायदा होता है। अब इसके अलावा अगर बात करें कि झारखंड में पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ पे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि झारखंड के लोग जो भी घूमने आते हैं झारखंड में, वो सबसे पहले यही चीज़ों को देखते हैं कि झारखंड में घूम कहाँ सकते हैं। तो यहाँ पे झरना और वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ। आप चले जाइए रांची में, चाहे अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं, हिल स्टेशन बहुत है, पहाड़ियाँ यहाँ पे बहुत है, धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं, झील और डैम में यहाँ पे बहुत सारे हैं, शहर और पार्क भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं। तो अब सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर संभावनाएं तलाश रही है सुदीप कुमार सोनू के नेतृत्व में। अब अगर बात करें झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो देखिए झारखंड पर्यटन को जो है 361 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया, जो सरकार खर्च करेगी। दशम जलप्रपात और जोना जलप्रपात में ग्लास ब्रिज और रोपवे का निर्माण किया जाएगा। हुंडरू जलप्रपात में रोपवे विकास किया जाएगा। कानून व्यवस्था और तकनीकी सुधार भी की जाएगी। लेकिन सिर्फ सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं होता, सरकार के सामने कई चुनौतियां भी है। चुनौतियों पर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चुनौतियां क्या हैं ये भी आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं सरकार के सामने कि पर्यटन की दिशा में किस तरीके से काम करना होगा। सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां है आधारभूत ढांचे की कमी। जहाँ पे आप घूमने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। माइनिंग टूरिज्म की भी यहाँ पे कमी है। जो आप झारखंड में बहुत सी जगह पे कोयले और तमाम चीज़ों की निकासी होती है, उसको टूरिज्म की दिशा में स्थापित सरकार को करना होगा। धनबाद चले जाइए, बहुत सारे कोयला खदान है, उसको घूमने की दृष्टि से, वहाँ पे समझने की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से बहुत कुछ वहाँ पे तलाश किया जा सकता है। होटल और आवास की बहुत बड़ी कमी है। देवघर में आप चले जाइए घूमने के लिए, वहाँ पे होटल बहुत कम है, आवास ठहरने के लिए बहुत दिक्कत होती है, खासतौर से सावन के महीने में। कमजोर परिवहन व्यवस्था और नक्सलवाद की छवि भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो सरकार के सामने चुनौतियां हैं। झारखंड मतलब लोग मान लेते हैं कि नक्सलाइट एरिया है, कई ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे सड़क नहीं है, गाड़ियाँ नहीं जाती, वहाँ बहुत दिक्कत होती है। प्रचार प्रसार की यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। सरकार अपनी चीज़ों को ब्रांडिंग नहीं कर पाती है, प्रचार प्रसार की कमी है, इस वजह से भी बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि पर्यटन की दिशा में सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन निजी निवेश का झारखंड में बहुत बड़ा अभाव दिखता है। इसलिए भी पर्यटन की दिशा में सरकार को काम करने की ज़रूरत है। वैसे निजी निवेशकों को भी यहाँ लाने की ज़रूरत है जो यहाँ पे निवेश करे। स्थानीय कौशल की कमी बेहद ज़्यादा जरूरी दिखती है, जिसपे सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। संरक्षण की चुनौती है सरकार के सामने, जो चीज़ें सरकार के पास है उसे किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि ये ट्रैवल्स स्टेट है और ट्रैवल्स स्टेट में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी सरकार की पहुँच नहीं है, लोगों की पहुँच नहीं है। उस जगह को कैसे संरक्षण किया जाए, उस चीज़ों को कैसे बचाया जाए। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, यहाँ पे सरकार की नीतियाँ बहुत कमज़ोर है, और अगर नीतियाँ है भी तो उसका अधिकारी सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। मौसमी पर्यटन झारखंड में, जैसे मान लीजिए सावन आ गया तो सावन के महीने में करोड़ों श्रद्धालु आ गए, मौसम बढ़ गया तो मौसम में आ गए। इस तरीके से ब्रांड यहाँ पे नहीं है पर्यटन की दिशा में। ब्रांड का जो पहचान होता है उसका अभाव दिखता है। इस दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना होगा। और सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन में बढ़ावा ना मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सरकार को अलग अलग दिशा में सरकार को काम करना होगा, ताकि उन तमाम चीज़ों को बेहतर विकल्प मिल सके और लोग यहाँ पे आए।